अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ। तुम मेरे निकाह में हो नावल बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और चाइल्डहुड बेस्ड नावल है लिसनर्स, रिटन बाय मुंतहा चौहान। बहुत ही इमोशनल नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। बड़े खान, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, जमील ने हाथ बांधे मोतबाना अंदाज में कहा। माथे पे गहरे बाल पड़े और रोलिंग चेयर पे बैठे वो झूले जा रहा था। 23 जून की सुबह की पहली लाहौर की फ्लाइट से छोटे खान लाहौर रवाना हुए। चेयर रुकी। छोटे खान को लाहौर का रास्ता किसने दिखाया? इतना बड़ा कदम वो अचानक पाकिस्तान आकर नहीं उठा सकता। पुरसोच अंदाज में वो माथे पे दो उंगलियां जमाए बोले, जी वो सीट की टिकट्स किसी और ने बुक करवाई थी। जमील मजीद बोला तो अरबाज खान के कान खड़े हुए। कौन? पुरस्रार अंदाज में पूछा। जी 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 वो आफ्ताब शेर खान, झिझकते हुए कहा। अरबाज खान दांत पीसते हुए खड़े हो गए। उसकी इतनी जरूरत के वो हाथ बढ़ाकर टेबल पे मौजूद सब चीजें नीचे गिरा दी और एकदम से धड़ा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आफ्ताब शेर खान, तुमने बहुत बहुत गलत जगह पर अब इस बार पंगा ले लिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहते साथ ही वो बाहर निकला और एकदम से जमील भी उनके पीछे भागा और देखने लग गया। साहब एक दिन रुक जाइए। नहीं आज तो नहीं, आज तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ऑफिस में वो अपना काम मुकम्मल करके फाइल लिए बाहर निकली और सदीकी साहब के रूम की जानी बढ़ी। उनको चेक करवाने के एकदम से रिसेप्शनिस्ट के पास आकर कोई बहुत जोर से चिल्लाया, कहाँ है वो? निकालो इसे बाहर अभी। इसी वक्त वो शख्स ऊंची आवाज में चिल्लाया और धाड़े जा रहा था। सब ऑफिस के सर, इस वक्त वो ऑफिस में नहीं, प्लीज शोर न करें। रिसेप्शनिस्ट ने बैठी किरण मिनमिनाई और फिर, अच्छा अब ये कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? सिद्दीकी साहब भी अब बाहर निकले, जबकि कमल सिद्दीकी साहब के ऑफिस के दरवाजे में खड़ी इस आने वाले शख्स को बिना पलक झपके ही देखे जा रही थी और अंदाजे पे अंदाजा लगा रही थी कि अब ये कौन शख्स हो सकता है। उफ, ये शख्स जान का अजाब। पिछली बार की बेइज्जती भूल गया कि इस बार फिर आ गया। सिद्दीकी साहब दिल ही दिल में उसकी तरफ बढ़े जहां वो किरण से बहस कर रहे थे। जी साहब, क्या बात है? वो एकदम से, भाई क्या मसला है आपको? सिद्दीकी साहब ने चश्मा उतारते हुए पूछा। कहाँ है आफ्ताब? बोलो उसे बाहर निकले। अब की बार तो वो ज्यादा ऊंची में बोला और सिद्दीकी साहब उसे एकदम से धारते हुए कि नहीं है ऑफिस में। एक बार की बात कहीं भी समझ में नहीं आती आपको? सिद्दीकी साहब भी गुस्से से बोले और वो तो न जानते भी नहीं थे। अब जब भी आए तो उसे कह देना कि इस बार उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो एकदम से दौड़ा गुरगुराते हुए। तभी एक नज़र सिद्दीकी साहब के पीछे खड़ी लड़की पे गई तो वो ठटके। उन्हें लगा कि इन्हें कोई धोखा हुआ है आंखों का। अगले पल आंखें झपकी तो वो लड़की गायब थी। उन्होंने सर झटक इधर उधर देखा लेकिन वो दोबारा ना दिखी। उन्हें लगा कि उन्हें वहम हुआ है, वो यहाँ कैसे आ सकती है, वो भी इतने सालों के बाद। वो एकदम से हैरान हुए कि ऐसा कैसे हुआ। अब जाओ भी। सिद्दीकी साहब ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन्हें अरबाज खान को वहां से ले जाने की हिदायत दी और बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अरबाज खान लाभ पीछे बाहर आ गए। गाड़ी के पास पहुंचे, माथे पे पसीना आया और पसीना साफ किया। वापस पलटकर उस बिल्डिंग की तरफ देखा। नहीं नहीं, वो मर चुकी है। वापस कैसे? खुद को यकीन दिलाते हुए वो गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने गाजी खान विला की रोड पर डाल दी और फिर ड्राइव करते हुए वो सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। कमल वहीं एक तरफ को होती हुई खुद को छुपा गई। आंसू बेदर्दी से गालों पे बह निकले। नफरत नभी में सर हिलाती वो आंसू पूछे विंडो के पास हुई और जहां से उसने अरबाज खान को देखा जो वापस पलट के एक नज़र बिल्डिंग को देख रहा था और फिर वापसी। एक को भी नहीं बख्शूंगा, सब से गिन गिन के बदला लूंगा, ये मेरा वादा है तुम सबसे। और फिर गाल पे आए आंसू साफ करते हुए दिल से एक अहद लिया था। कमल ने दिल ही दिल में ये सोचा था। सिद्दीकी साहब ने आफ्ताब को फोन पे सारी बात बता दी, वो जो सुबह का गुस्से में था और अब गुस्सा शांत करने में वो मस्जिद में बैठा था। एक बार फिर से गुस्सा ओद कर आ गया और फौरन वहां से उठा और हनविला की जानिब जाने लगा। इरादा किया था कि वो जानता था कि अरबाज खान अब घर की एक नया तमाशा लगाएगा और उसकी माँ को निशाना बनाया जाएगा और ऐसा तो वो कतई नहीं होने देगा। इसलिए फौरन से पहले वो घर पहुंचना चाहता था। दीजिए एक बार फिर सोच लें, वो तो बच्चा है, ऐसे ही जिद लगा के बैठ गया। आप इतना बड़ा फैसला यूं ना करें। फयाज सुल्तान ने इन्हें मरी वाले बंगले के पेपर्स थमा दिए थे, लहजे में कहा। और फिर फयाज बेटा, जो भी है इन बच्चों का है
اور انہیں کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، میں نے بھی کبھی بھی ہان اور شامی میں فرق نہیں کیا۔ ہاں، ہان سے ایک قدرتی لگاؤ ہے، لیکن شامی کی اپنی جگہ ہے جو ہان کیا کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دیجے اس سے کم پیار کرتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ اماں جان، آپ اسے معاف کر دیں۔ جمیلہ خاتون نے ماں کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا معافی کس بات کی؟ وہ بھی میرا بچہ ہے، بلاؤ اسے۔ اور یہ بتاؤ کہاں انگوٹھا لگانا ہے، میں فوراً لگا دیتی ہوں۔ دیجے نے چشمہ پہنتے ہوئے فوراً سے کہا۔ جمیلہ خاتون دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی شامی کی اس حرکت پہ۔ اتنے میں میکائل اور شامی اندر داخل ہوئے، جبکہ شہیر صبح سے غائب تھا اور اب تک واپس نہ آیا تھا۔ انا کو گھر چھوڑنے کے بعد اور گھر میں کیا ہو رہا تھا اسے کوئی خبر نہ تھی۔ یہ لو بیٹا، ان کاغذوں پہ لگا دیا انگوٹھا، بنگلہ آپ کا ہوا۔ دیجے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شامی نے ایک نظر پیپرز کو دیکھا اور پرسکون انداز میں پیپرز کو ہاتھوں میں تھاما اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ شکریہ دیجے ان کے پاس جا کے بیٹھا اور مسکرا دیا۔ فیاض صاحب نے رخ بدلا۔ فیاض صاحب کو اپنے بیٹے پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب آپ جس سے بھی کہیں گی شامیر سلطان آنکھیں بند کر کے نکاح کر لے گا۔ بہت فرما برداری سے کہا۔ فیاض صاحب جو کہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے، جمیلہ بیگم اپنے بیٹے سے کہہ دیں آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب نے آنا ہے تو نکاح کے لیے تیار رہیں۔ لیکن نکاح تو کل ہے نا، فضا کی مہندی کے ساتھ۔ جمیلہ خاتون کنفیوز ہوئی۔ نہیں، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، لیکن اب مزید کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے کیا پتہ پھر سے کوئی نئی ڈیمانڈ کر دے۔ فیاض صاحب نے فوراً سے پہلے کمر پہ ہاتھ باندھ دے رخ موڑ لیا اور باہر نکل گئے، جبکہ شامیر ایک گھال سے مسکرایا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ فیاض صاحب اس وقت بہت غصے میں تھے۔ خانویلا پہنچتے ہی ارباز خان نے جیسے ہی شہید کے لاہور جانے کے بارے میں خانم کو بتایا تو وہ ہاتھے سے اکھڑ گئی اور سونے پہ سہاگا۔ یہ بھی بتا دیا کہ آفتاب نے اس کی مدد کی۔ اس بات پہ تو انہیں پتنگے لگے۔ وہ دندناتی ہوئی باہر نکل گئی اور اس نے حویلی کو اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ تمہیں اپنے بیٹے کو سنبھال لو تبسم، وہ میرے بیٹے سے دور ہے، انگلی اٹھا کر وارن کیا گیا۔ اب کیا ہوا بھابھی؟ تبسم گھبرائی اور ایک دم سے سہم سکی۔ جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ میرے ہان کو، میرے بیٹے کو ہمارے خلاف بھڑکا کے لاہور بھیج دیا۔ ہاتھ لہرا لہرا کے بولتی، وہ کہیں بھی پڑھی لکھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے بھابھی، بھلا آفتاب وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تبسم خان منمنائی۔ نہ شوہر گھر نہ بیٹا، ہمیشہ کی طرح خود کو کمزور محسوس کیا۔ کیوں کرے گا؟ یہی تو میں پوچھتی ہوں، کیوں کیا اس نے ایسا؟ چاہتا کیا ہے وہ؟ اس گھر میں رہتا ہے، اس گھر کا کھاتا ہے اور اسی میں چھید کرتا ہے، نمک حرام۔ آج تو خانم کے الفاظ نے تبسم کو بھی لرزا کے رکھ دیا۔ کیا کہے جا رہی ہیں آپ؟ غلط بات نہ کریں میرے بیٹے کے بارے میں، میں برداشت نہیں کروں گی، تبسم نے ہاتھ اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا، جبکہ آنسو بھی بہنے لگے۔ شمسا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مسکراتی بہن کی ہم نوا ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، میری بہن نے اتنا احسان کیا تم پہ، اور تم ہاں ماں بیٹے ایسے احسان اتارو گے؟ ہاں، زہر خند لہجے میں وہ بھی بولی۔ تبسم نے لب پینچ کے دونوں کو دیکھا، اور جبکہ ارباز خان پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کے ساتھ جواب دے رہی تھی۔ یہ کیا سمجھے احسان کو؟ احسان فرموش۔ خانم کے یہ الفاظ مرجم کو رلا گئے، جبکہ خانم کو تبسم کے آنسو مزید سلگا گئے تھے۔ بس رو دھو کے یہ عورت سچی بننے کا ناٹک کر لیتی ہے، اور غلط کیا کہا؟ کیا وہ اس گھر کا بیٹا نہیں، اس کے باوجود اسے اس گھر میں رکھا؟ اور کیا یہ احسان کم ہے؟ تم جیسی طلاق یافتہ کی شادی اپنے دیور سے کرائی اس لیے کہ آج یہ صلہ دو گی؟ لہجے میں سخت نفرت اور حقارت تھی۔ خانم بیگم نے پوری حویلی سر پہ اٹھا رکھی تھی۔ بس آفتاب کی اچانک آمد پہ سبھی ایک دم چونکے، بلکہ سہم گئے۔ وہ شیر کی طرح گراتے ہوئے آگے بڑھا۔ ماں کا چہرہ دیکھا جو آنسوں سے تر تھا۔ آگے بڑھ کر ماں کے آنسو بہت پیار سے پہنچے اور خانم بیگم کی جانب گھورتے ہوئے پلٹا۔ بہت دیر ہوگی بکواس آپ کی۔ اب آپ کو کس نے حق دیا میری ماں سے ایسے بات کرنے کا؟ آفتاب کی للکار شیر کی دھاڑ سے کم نہ تھی۔ خانم تو اندر سے سہم گئی، لیکن ظاہر نہ ہونے دیا، اور بظاہر تو وہ بہت اپنے آپ کو مضبوط شو کروا رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا کام ہو چکا تھا۔ اور تمہیں کس نے حق دیا میرے بیٹے کو لاہور بھیجنے کا، اسے ہمارے خلاف کرنے کا؟ ارباز خان بھی میدان میں آ گئے۔ ماں کی ہے، اس کی مدد بھیجا، اس کو لاہور آگے بھی کروں گا ہر طرح۔ ہاں کی ہے اس کی مدد، آپ کے خلاف کروں گا۔ آفتاب نے تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں نہیں ڈرتا آپ سے، سمجھے آپ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، سخت لہجے میں کہا گیا۔
तुम मेरे बेटे से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए। अरबाज खान ने उंगली उठा के वार्न किया। उंगली नीचे कर ले अरबाज खान, वरना मैं उंगली उठाने वालों का हाथ तोड़ने की ताकत भी रखता हूँ। आफ्ताब खान ने एकदम से धमकी अमेज लहजे में बोला। आफ्ताब भी इतनी ही सख्ती से बोला कि अरबाज खान किंग रह गए। और रही बात आपके बेटे की, तो वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि मैं उंगली पकड़ के लाहौर छोड़ कर आया हूँ। वो खुद जाना चाहता था, मैंने तो बस उसको सीट बुक करवा कर दी थी। आफ्ताब जब बोलने पे आया तो फिर सारे लिहाज बलाए ताक रखते हुए बोलता चला गया। उसने कुछ लिहाज बाकी न रखा। बहुत हो गया, अपनी औलाद को काबू रखना करना सीखे। और आज के बाद अगर मेरी अम्मी जान से किसी ने यूं बदतमीजी की तो सबसे सब कुछ भूल जाऊंगा और सब कुछ बुलाए ताक रख कर। लेकिन ये मत भूलो कि ये घर, ये हान विला हमारा है, तुम्हारा नहीं। हानम जहर खंदा लहजे में बोली। ओह अच्छा, आपका हान विला, आपको ही मुबारक। आफ्ताब शेर खान की बाजू में इतना दम है कि इस जैसे कई हान विला यूं खड़े कर सकता है। हर चुटकी बजाते नफरत से कहा और एक पल को वहां खामोशी छा गई। हानम को तो जैसे अंदर ही अंदर आग लगी। हानम जो पूरे हवेली पर राज करने वाली थी, तो फिर जाओ यहाँ से अपना हान विला बनाओ, यहाँ क्यों डेरा जमाया हुआ है यहाँ। अच्छा, हाथ उठाकर कहती वो मुंह बढ़ाकर बोली। चले जाएंगे जिस दिन उनके शोहर ने उनसे हानविला से जाने का कह दिया, उस दिन 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा, समझी आप। और आपके बाद आफ्ताब उनके दूबदू हुआ और हानम हड़बड़ाती हुई उसे देखती हुई मुंह फेर गई। हानम का चेहरा देखने वाला था। और तब तक अपनी लिमिट्स में रहिएगा। और धीमे सख्त लेकिन अंदाज में कहा। हानम तो अच्छा, अगर ना रहूं तो क्या कर लोगे तुम। हाँ, वो आगे और आगे बढ़ते हुए बोली। आइंदा मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात भी की तो जुबान काट दूंगा। शेर की तरह वो गुराता वो भी आगे बढ़ते शदीद नफरत से बोला। हानम की बोलती बंद होगी। आफ्ताब बेटा चले यहाँ से। तबस्सुम बेगम ने एकदम से आंसू साफ पूंछते हुए बेटे को हाथ पकड़ा और लब्बैक कहता हुआ उनके साथ हो लिया। वो अपनी माँ को बहुत ही जबकि जाते हुए मुड़कर अरबाज खान को घुरी से नवाजना न बोला। इस घुरी की जो अल्टीमेटम था उसे अरबाज खान अच्छी से तरह से समझ गया था। मुझे शहीर खानजादा चाहिए अभी और इसी वक्त। हानम ने ऊंची आवाज में अरबाज खान से कहा तो सभी उन्हें देखने लगे। हानम की बस नहीं चल रही थी कि वो कैसे उड़कर अपने बेटे को जाकर वहां से लेकर आए। याद रखिएगा बड़े हान, शहीर खान मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए। सुन आमने बदतमीजी की सारी हदें पार करती वो पाँव पटक कर वहां से जा चुकी थी और उसने इस अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। अरबाज खान सर पकड़ के बैठ गए। उन्हें शहीर से ऐसी उम्मीद न थी। उनका खून था, वो कैसे उनसे दगा कर गया। इन्हें सब में वो चुपचाप खड़ी अब मोबाइल का कैमरा बंद कर चुकी थी। बहुत होशियारी से उसने इस सारे झगड़े की वीडियो का रिकॉर्डिंग की थी और चेहरे पे एक शातराना मुस्कुराहट थी। शहीर खानजादा, अब तुम्हें मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। दिल ही दिल में वो शहीर से मुखातिब हुई। जैसे ही शहीर खानजादा हवेली में से गायब हुआ है, सब दनाते हुए फिर रहे थे। ये सब क्या है शामी, क्यों कर रहे हो ये सब, सिर्फ एक बंगले की खातिर। शामी अपने रूम में आता, वो पेपर्स बहुत ध्यान से लाकर में रख दिया और इसी लम्हे अना बहुत दुखती हुई आई। शामी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। लाक लगा के मुड़ा। जैसे ही तुम्हें लगता है कि ये सब 3 करोड़ के एक बंगले के लिए किया मैंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शामी ने अपनी आईब्रू उचकाते हुए पूछा। तो अना ने सवालिया नजरें उस पर गाड़ी। तो फिर अम्मा के शहीर के साथ वापस आने के बाद दोनों के बीच में होने वाली ये पहली बात थी। तो माय डियर ट्विंस, आपके लिए की इतला के लिए अर्ज है कि मैंने ये बंगले के लिए नहीं किया। अना के कंधे पर हाथ रखते हुए सर गोशियाना अंदाज में कहा, ये तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आंख विंग करते हुए की। अना तो उसे हैरत से देखती रह गई। शामी, इस सब से आबी का क्या कसूर है। वो बेचारी तो कुछ भी नहीं जानती, वो तो बहुत मासूम है।
बेचारी है, तमस्खर उड़ाया। शामी जो कि अना की बात सुनने जा रहा था, आपकी तो बेचारी नवाब साहब की पूरी जायदाद की अकलौती वारिस है। शामी ने मुस्कुराते हुए कहा, शामी तुम कितना बदल गए हो, तुम मैं सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। माना कि जो भी हुआ सही नहीं था, लेकिन तुम भी तो गलत कर रहे हो। अना ने उसे बाज रखना चाहा, लेकिन शामी अब इस वक्त किसी की सुनने वाला नहीं था। यार वो सुना नहीं क्या, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। बिस्तर पे बाहें फैला के बैठे वो मुस्कुराकर बोला था, तुम पछताओगे बहुत, अभी भी वक्त है, निकाह से इनकार कर दो। इस सब में आबी के जज्बात को मत तकलीफ पहुंचाओ। अना ने उसे पीछे हटने की पूरी तरह की कोशिश की, लेकिन जो लेक्चर आप मुझे दे रही हैं ना मोहतरमा, वो आप घर वालों को दे दें, शायद असर कर जाए, बट मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होगा। अजनबियत से कहता वो अना को कहीं से पहले भी कहने वाला शामी न लगा। अना की आंखें नम होंगी। शामी ने नजरें चुराई और वो कहाँ अपनी अना की आंखों में एक आंसू भी देख सकता था। और अब फिर शामी प्लीज मत करो आबी के साथ ये सब। अगर अपनाना ही है तो दिल से इस रिश्ते को अपनाओ और निकाह करो, किसी डील के साथ नहीं। तुम्हारा मसला क्या है? उसका अंदाज नजरअंदाज करती प्यार से कहती उसके पास बैठी। शामी ने गर्दन मोड़ के एक करके अपनी बहन को देखा और फिर, अच्छा मैं क्या सोच रहा था, आज अपनी लाइफ मेरी अपनी, आज के बाद हम दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। शामी ने बहुत ठहरे हुए अंदाज में कहा तो अना का चेहरा देखते ही खामोशी से वहां से उठ गई। और न चाहते हुए भी वो जानती थी कि इस वक्त शामी को समझाने का कोई फायदा नहीं है और वो सुनने वाला भी नहीं, इसलिए वो खामोशी से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अना के जाने के बाद शामी ने कर्ब से आंखें मूंद दी और हर रिश्ते से ही छूटता जा रहा था। न चाहते हुए भी रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। बट शामी ने अपना आप कर दिखाया। वो शहीर की से हास्ताना नफरत की वजह से अबीर खशमत बिन नवाब खशमत 5 लाख सिक्का राजुल वक़्त आपके निकाह शामीर सुल्तान वल्द फ़याज़ सुल्तान से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मैं भी निकाह करूंगा और मरी का बंगला भी अपने नाम करूंगा। मौलवी साहब के अल्फाज आबी के कानों से टकराए तो शामी के अल्फाज की बाज़गिश्त होने लगी। आंखें नमकीन पानियों में लबलबाब भर गईं। दिल चाहा कि फौरन इनकार कर दे, लेकिन हाय रे लड़कियां मजबूर, माँ बाप की इज्जत के आगे कबूल हैं। अंबर ने एकदम से अबीर ने कबूल किया। दिल पे बत्तर रखे बलाखर मौलवी साहब को बोल ही दिया। मौलवी साहब बाहर निकले। हशमत साहब ने अबीर के सर पे शफकत से हाथ फेरा और वो भी बाहर निकल गए। अबीर दिल ही दिल में अपनी किस्मत पे अफसोस कर रही थी। शामीर सुल्तान वल्द फ़याज़ सुल्तान, आपको 5 लाख सिक्का राजुल वक़्त अबीर खशमत बिन्त नवाब खशमत शाह हशमत से निकाह कबूल है? जी कबूल है, शामी ने दिल से कहा। मौलवी साहब ने 3 बार अपने अल्फाज दोहराए और शामी ने अल्लाह और उसके रसूल की हाजिर नाजिर जानकर कबूल किया। मौलवी साहब की दुआ के बाद मुबारक बात का शोर उठा तो सभी गले लगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। शहरी जो सुबह से गायब था निकाह के वक़्त पहुंच गया और शामी के निकाह से बेहद खुश हुआ और उसे गले लगा के मुबारकबाद दी। शामी ने भी खुले दिल से मुबारकबाद दी। बहुत खुश हो, निकाह करके क्या ख्याल है, निकाह के साथ रुखसत न करवा लें? शहरी ने उसे प्यार से छेड़ा। शामी ने मुस्कुराते हुए शहीर की जानिब देखा जो कि मेरे निकाह को तो अभी मुश्किल से मिनट हुए 10 मिनट हुए हैं और आप रुखसती करवाने का सोचने लगे। आपके निकाह को तो 10 साल गुजर गए हैं। अपनी फिक्र करें। मीठा सा तंज। शहीर के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और वह सोचने लगा। एक्सक्यूज मी, शामी मुस्कुरा के कहता हुआ अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा और शहीर के अंदर एक जंग सी छिड़ गई। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मिकाइल शहरी के चेहरे पे उदासी देखकर उसके पास चला आया। अरे नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, बस अब वापस जाना है। किधर? ये क्या हो सकता है? नहीं, मामा जान और बाबा जान इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ आया तो एक गहरा सांस खारिज किया, लेकिन आपकी शादी अटेंड करके ही जाऊंगा, मिकाइल से कहता हुआ शहरी एक साइड पे हुआ। डीजे को छोड़ के? मिकाइल के अचानक पूछने पर वो यकदम चुप सा हो गया। नहीं, डीजे को छोड़ के क्या मतलब? इन्हें क्यों छोड़ के जाने लगा? वो मेरे साथ ही जाएंगी। नहीं, उन्हें तो लेने आया हूँ।
اور ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، اللہ تمہاری مدد کرے۔ میکائل نے دل سے اسے دعا کی، جبکہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار شہیر سے چھپے نہ رہ سکے۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ سر آپ بھول گئے، آپ کے ضروری ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں۔ آفتاب شاور لے کر نکلا تو موبائل پہ کمل کا میسج ملا، انہیں سنبھال کے رکھیے گا، صبح آپ سے لے لوں گا۔ آفتاب نے بھی میسج کیا جو کہ کمل میسج کر چکی تھی، اگر وہ کام گم گئے تو آپ میسج ٹائپ کرنے کے بعد ایک مسکراہٹ تھی کمل کے چہرے پہ، پھر آپ بھی گم ہو جائیں گی مس کمل، اس بار معافی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ میسج کے جواب پڑھ کر وہ جو لیٹی تھی فوراً اٹھ بیٹھی اور منہ بگاڑا، خروس کہیں گا، اور لڑکی سے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں۔ لڑکی کمل نے دل ہی دل میں کہا، سر آپ کے ڈاکومنٹس بالکل سیو ہے، مل جائیں گے آپ کو صبح، فکر نہ کریں۔ لکھتے ہوئے ساتھ ہی اسمائیلی کا بڑا سا فیس بھی سینڈ کیا، اور سمجھدار ہیں، صبح بات ہوگی، گڈ نائٹ۔ آگے سے جواب ملے جواب کو پڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے ہاتھ رکھے کھڑکی سے باہر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ آج نہ جانے کیوں اسے آفتاب سے پہلی بار میسج پہ بات کرنے کا دل کیا، اور اب اس کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میسج ٹون پہ وہ چونکی، اسے لگا کہ شاید آفتاب کا میسج ہوگا، لیکن میسج پڑھ کر اس کے لب آپس میں پیوست ہو گئے، سختی سے آنکھیں بند کی اور موبائل سائیڈ پہ پٹکا۔ السلام علیکم